वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम है, नॉर्मल से थोड़ा कम है, लेकिन क्लासेस हो सकती हैं और आई वोंट बी टेकिंग ए 2 hours क्लास बट 1 hour क्लास, 1.5 hour क्लास एज आई फील, जैसा मुझे लगेगा कि मेरी सक्षमता है अभी और क्लास लेने की और 1 घंटे 1.5 घंटे लेने की, तो उस हिसाब से मैं क्लास लूँगा। लेकिन आज से क्लासेस शुरू हो गई हैं और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब में क्लासेस चलेंगी। कोरोना का संक्रमण तुम देख ही रहे हो कि बढ़ता जा रहा है और कई जगहों पे लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया है। तो जो एक लोगों में सोच आ रही थी कि ऑफलाइन क्लास शुरू होगा, वो ऑफलाइन क्लास अभी शुरू होने की संभावना मुझे तो कम दिख रही है। वही होगा कि डिस्टेंसिंग कर लो या मास्क लगा लो और पर कैंडिडेट 2000 फाइन कर देंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दबाजी में स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली में विशेष करके अभी शायद यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की कोई संभावना नहीं लग रही है। और जून में जब आपका पीटी होगा और जुलाई के महीने में जब शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाए तब ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ होने वाली हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। विशेष तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वही बता पाएगी, लेकिन जिस तरह से कोरोना का केस फिर से इमर्ज कर रहा है भारत में, उमरेंद्र, रुपेश बघेल, भवानी मोदी, दीपक, तबीयत कैसी है सर? तबीयत ठीक है? आई एम डूइंग वेल नाउ। हम लोगों ने बायोज्योग्राफी का प्रारंभ किया था, जैव भूगोल का प्रारंभ किया था। ये ग्लासेस फैंसी नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। ग्लासेस जो लाइट है चारों तरफ, जो प्रकाश और थर्मल वेव्स जो है उसको रोकने के लिए आई प्रोटेक्टर है ये। जैव भूगोल का प्रारंभ मैंने किया था और जैव भूगोल के प्रारंभ में ही मैंने मृदा की परिभाषा को समझाया था कि मृदा क्या है। आज चूंकि कोर्स का प्रारंभ माना जाएगा, जैव भूगोल का प्रारंभ ही माना जाएगा, तो मृदा की परिभाषा क्या होगी ये लिखवाना नहीं है मुझे, क्योंकि हमने आपको लिखवाया है। अभी डिस्कशन कर लेंगे। फिर है मृदा की और विशेषताओं में भी हमने मृदा के संगठन, उसके गठन, स्ट्रक्चर, टेक्सचर और उसके शायद कॉम्पोजिशन, इन चीज़ों पे हमने बात की थी। आज विशेषताओं पे कुछ नोट्स लिखवाया जाएगा और आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा कि मृदा में लवणता के गुण कैसे आते हैं, मृदा में अम्लीयता के गुण कैसे आते हैं, पीएच वैल्यू का मापन कैसे किया जाता है, न्यूट्रल मृदा क्या है और मृदा में अम्लीयता एवं क्षारीयता के जो गुणधर्म होते हैं उनके आधार पर मृदा की उत्पादकता या क्रॉप सुटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और क्रॉप सुटेबिलिटी, शस्य योग्यता क्या होगी। अम्लीय मृदा में कौन सा फसल होना चाहिए और क्षारीय मृदा में कौन सा फसल होना चाहिए। फिर हम लोग ये भी इस पक्ष को भी देखेंगे, क्योंकि पर्यावरण भूगोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसमें ये पक्ष भी समझना बहुत जरूरी है और जीएस को भी दृष्टिकोण में रख करके पढ़ाया जाता है, विशेष करके जब हम लोग जैव पर्यावरण भूगोल पढ़ाते हैं। तो इसमें एक दृष्टिकोण ये भी रखा जाएगा कि मृदा में जो क्षारीयता के गुण हैं उससे न्यूट्रल कैसे किया जाए, मृदा को उदासीन कैसे किया जाए, मृदा के पीएच वैल्यू को 7.0 पीएच वैल्यू को कैसे लाया जाए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को 7.0 कैसे लाया जाए। 7.0 पीएच वैल्यू उदासीन मृदा होती है, न्यूट्रलिटी। सबसे अधिक उत्पादकता किस मृदा की होगी?
अल्कलाइन मृदा की, क्षारीय मृदा की, लवणीय मृदा की, या अम्लीय मृदा की, या स्लाइटली एसिडिक मृदा की। तो इस तरह का डिस्कशन बहुत ही यूज़फुल होगा। थोड़ा सा केमिस्ट्री का प्रयोग किया जाएगा, जिसको आप एज इट इज़, अगर आप केमिस्ट्री के छात्र नहीं भी हो तब भी उसको आप उसी रूप में समझने का या याद रखने की कोशिश करनी है आपको। भूगोल में तो कहीं ना कहीं थोड़ा साइंस इन्वॉल्व होता ही है, क्योंकि जब हम प्रकृति का विश्लेषण करते हैं तो साइंस की आवश्यकता होगी। जब हम लोग मानव और आर्थिक भूगोल की विशेषताओं को या विषयों को डिस्कस करते हैं, तब हम लोगों को कला, निकाय, ये सब जो आर्ट्स क्षेत्र होता है, जो फिलॉसफी होता है, जो चिंतन होता है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो भूगोल की दो विधाएं हैं, एक तो साइंस की तरफ भी है, दूसरा मानव विज्ञान की तरफ भी है। दोनों का मजा लीजिए भूगोल में। मृदा की परिभाषा पे आते हैं। पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपको परिभाषा लिखवाई थी। परिभाषा में दो मूल शब्द हैं। मृदा की परिभाषा में दो ही मूल शब्द हैं। एक होता है ऑर्गेनिक वाइटैलिटी। मृदा में ऑर्गेनिक वाइटैलिटी है या नहीं, और इसका देखो एक्सप्लेन करते हैं इसको चार्ट बना करके, तब शायद बेहतर समझ में आएगा आपको। मृदा यानी जो मिट्टी आप कहते हो, सॉइल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें ऑर्गेनिक वाइटैलिटी है या नहीं। और दूसरा इसमें है पोटेंसी या पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी टू सपोर्ट वेजिटेशन। इंग्लिश देख करके घबराना नहीं है, हिंदी का रूपांतरण सेकंड्स में होगा। जैविक क्षमता, जैविक गुणधर्म क्या है इसका, यानी मृदा का जैविक गुणधर्म क्या है। और पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उसकी उत्पादकता या उत्पादक क्षमता, इसको कहते हैं। और उत्पादकता का अर्थ क्या है? वनस्पति को पोषित करने की क्षमता, इसको हम लोग पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो ये जो शब्द है ना, ये एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में बहुत लंबे समय से इनका प्रयोग किया जा रहा है। साइंटिस्ट लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब मृदा में एक उदाहरण लेना पड़ेगा कि मृदा, हम लोग कहीं भी किसी बालू के ढेर को मृदा नहीं कह सकते। भूपरपटी पे कहीं भी अगर अवसादों का जमाव है, अवसादों का संस्तर है, तो उस संस्तर को हम लोग मृदा नहीं कह सकते हैं। कहीं भी कंकड़ीला डिपॉजिट हो गया या अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल्स का, असंगठित पदार्थों का जमाव हो गया, उसको मृदा नहीं कहते हैं अनटिल, जब तक कि उसमें दो लक्षण ना हो। पहला ऑर्गेनिक वाइटैलिटी, उसमें ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, ह्यूमस होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई जीव या लाइफ होना चाहिए, तभी कहेंगे ऑर्गेनिक वाइटैलिटी। उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन होना चाहिए मृदा में, वो उसको ऑर्गेनिक वाइटैलिटी देता है। उस मृदा में कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, ये उसको ऑर्गेनिक वाइटैलिटी देता है। समझ गए? तो मृदा में अगर ऑर्गेनिक वाइटैलिटी है तभी वह मृदा कहलाएगी। और पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स का, जल का, क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स का, मृतिका और ह्यूमस का जो संकुल होता है, उनकी संरचना और उनका नेटवर्क ऐसा हो, उनका संजाल ऐसा बना हो मृदा में कि वह पौधों को पोषित करने की क्षमता को रखता हो। जैसे क्या होता है कि आप समझने की कोशिश करो कि मान लो कि कोई मृदा है और उस मृदा में ड्रेनेज बहुत फास्ट है, अपवहन तंत्र बहुत ही सशक्त है, निछालन की क्रिया बहुत हो गई है, तो उस मृदा में क्या होता है कि उसकी उत्पादकता खत्म हो जाती है।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जल के साथ उसका जो क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स है, मृदा में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब निकल चुके हैं, और ये संभव है कि उसमें ह्यूमस कहीं कहीं पड़ा हुआ हो, लेकिन जो पादप वर्गों को सपोर्ट करने के लिए, पोषित करने के लिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होता है वो सब निकल जाता है ओवर ड्रेनेज के कारण या ओवर इरिगेशन के कारण। तो अगर मृदा में ऑर्गेनिक वाइटैलिटी है तो इसका मतलब है कि मृदा में ऑक्सीजन और ह्यूमस और जैविक पदार्थों की मात्रा अवश्य होनी चाहिए, और अगर पोटेंसी टू सपोर्ट या पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी उसमें होगी तो इसका मतलब है कि उसका जो क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स है, जहां पे मृदा में कोलाइड्स बनता है, जिस कोलाइड को प्लांट पीता है और सस्टेन करता है, वो कोलाइड बनने का जो संकुल होता है वो सब निर्धारित होना चाहिए उसमें। तभी अभी कुछ स्टूडेंट बिल्कुल जो नए होते हैं, साइंस से जिनका कोई रिश्ता नहीं होता है, वो संकुल शब्द से या इस पोटेंसी को समझने में थोड़ा उनको लगेगा टाइम, लेकिन हमारा वादा है आपसे कि अभी थोड़ी देर में हम उसको स्ट्रक्चर करके और डायग्राम के साथ आपको फिर से पढ़ा देंगे कि वो हम किस पोटेंसी की बात कर रहे हैं, वो पोटेंसी कैसे बनता है। ओके, और मृदा के ये दो पक्ष ही उसको मृदा बनाते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लो, राजस्थान की मिट्टी है ना, राजस्थान की मिट्टी वास्तव में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का निक्षेप है। थार से कुछ सैंड ड्यून्स आए हुए हैं, मानते हैं हम, लेकिन राजस्थान में मृदा है वो सहारा वाले सैंड ड्यून्स की तरह नहीं है। अब सहारा वाले सैंड ड्यून में जाओगे तो उसमें ऑर्गेनिक वाइटैलिटी नहीं है, कहीं ह्यूमस कंटेंट नहीं है, कोई वैसा न्यूट्रिएंट नहीं है, ऑर्गेनिक लाइफ नहीं है उसके बालू के अंदर में, तो वो है नहीं वो। दूसरा, अगर हम सहारा वाले में जाएंगे तो वहाँ टू सपोर्ट वेजिटेशन, उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि पादप वर्गों को पोषित करे, इसलिए क्योंकि उसमें क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है उस मृदा में। बार बार हम समझा रहे हैं, क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स के विषय में बात कर रहे हैं, और उसको हम आगे और अच्छे ढंग से समझाएंगे कि क्या है। क्लास में जब हमारा आप ज्वाइन किया करिए तो घबराया कम करिए, और ध्यान रखिए कि ये जो जटिल सा कुछ लग रहा है उसको आगे जरूर एक्सप्लेन करेगा। ओके, अब मृदा की परिभाषा के बाद मैंने आपको विशेषताओं के विषय में पिछले क्लास में बताया था कि विशेषताएं क्या है मृदा की। तो विशेषताओं में हमने कई सारे पॉइंट्स लिखवाए थे, जिसमें कि 3 पॉइंट्स हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, लेकिन उसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। उन तीनों पॉइंट्स के विषय में हमने लिखवाया भी था, तो आप अपने पुराने पेजेस को देख सकते हो। आप उस पेज को टर्न करो और उसमें देखो कि क्या मैंने लिखवाया था। यहाँ देखो, सबसे पहले तो मैंने बताया था कि मृदा का कॉम्पोजिशन क्या होगा। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है मृदा का संगठन क्या है, मृदा का संगठन क्या है। दूसरा, मृदा के संगठन के बाद आएगा टेक्सचर क्या है। टेक्सचर क्या है? टेक्सचर का मतलब है गठन। अब हिंदी में थोड़े शब्द एक जैसे दिखते हैं लेकिन अंतर होता है। उसके बाद है मृदा की संरचना यानी स्ट्रक्चर। मृदा के स्ट्रक्चर क्या है? तो ये विषय मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन चूंकि बीच में क्लास में कुछ ब्रेक्स आ गए हैं तो आपको दोबारा रिवाइव करने के लिए फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। कॉम्पोजिशन में हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी जैविक, मृदा का संगठन है तो उसमें जैविक पदार्थ क्या है और उसमें अजैविक पदार्थ क्या है। अब अजैविक में फिर जाएंगे तो देखना होगा कि उसमें ठोस क्या है, उसमें जल क्या है, उसमें वायु तत्व क्या है। अब जैविक में जाओगे तो इसमें लिविंग भी हो सकता है, इसमें नॉन लिविंग भी हो सकता है, और दोनों लिविंग नॉन लिविंग के बीच वाला क्या होता है? वायरस जैसे भी कुछ चीजें हो सकती है।
तो लिविंग, नॉन लिविंग। अब लिविंग में जाओगे तो डिटेल्स बढ़ा सकते हो। लिविंग में जाओगे तो तुमको मिल जाएगा रोडेंट्स क्या है, बिलकारी जीव क्या है, तो माइक्रोब्स क्या हैं, पढ़ाया था मैंने आपको ये। माइक्रोब्स यानी अति सूक्ष्म जीव, रोडेंट्स का मतलब बिलकारी जीव। अर्थवॉर्म्स अलग से लिख सकते हो, क्योंकि अर्थवॉर्म को, केंचुआ को क्या कहते हैं, किसान मित्र कहते हैं। और मृदा के गठन और संरचना को ये केंचुआ प्रभावित करता है। एरेशन भी करता है मृदा में। कैसे करता है हम लोग बात करेंगे इस पे। तो आप देखो कि ये संगठन में जैविक, मृदा में जैविक तत्व कौन से हैं और मृदा में अजैविक तत्व कौन से हैं। जैसे मान लो ठोस की बात करें तो मृदा में क्या क्या होता है, इसमें होगा बालू, इसमें होगी मृतिका, इसमें हो सकता है कुछ पंख कण हो सकते हैं, लेकिन जनरली सैंड, सिल्ट और क्ले होता है, यानी गाद, बालू, मृतिका, गाद। इस तरह मृदा का इनऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन होता है। अब इसके अलावा आप ठोस में देखोगे तो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट हो सकता है। न्यूट्रिएंट में आप जाओगे तो उसमें सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारा आयरन ऑक्साइड्स, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, बहुत सारा एलिमेंट मृदा में होता है। बहुत ही जटिल संरचना है मृदा की, लेकिन हम लोग चूंकि भूगोल के विद्यार्थी हैं तो इतना अधिक सॉइल केमिस्ट्री में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक ज्योग्राफर क्या है, ज्योग्राफर इज जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो एक झलक तो आपको सबका समझना होगा और सबका देखना होगा। तो आप देखो कि ठोस में एक बहुत बड़ा लिस्ट हो सकता है, बालू, मृतिका, गाद, तो एक लिस्ट हो गया। और दूसरा हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बताया। अब जल में आओगे तो जल में तो कई तरह के जल होते हैं मृदा में। एक होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर का मतलब है वह मृदा जल, वह मृदा जल, इसको लिख लो। हाइग्रोस्कोपिक वाटर का अर्थ है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर का अर्थ है वह मृदा जल, वह मृदा जल जो मृदा के कणों को, मृदा के कणों को बांधता है एवं संरचना को निर्धारित करता है। कण को बांधता है एवं संरचना को निर्धारित करता है, एवं संरचना को निर्धारित करता है। सही कह रहे हो अमित, थोड़ा वीकनेस तो है, मैं बहुत, उस आवाज़ अभी लौटी नहीं है हमारी, लेकिन क्लास लेंगे तभी आवाज़ लौटेगी। क्योंकि जब तक हम अपना काम नहीं करेंगे तब तक हमारे ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगा। जब हम क्लास नहीं लेते हैं तो तुम ये मान के चलो कि हम दुनिया के सबसे दुखी इंसान होते हैं। खुशी नहीं होती मुझे, क्लास लेकर के ही खुशी होती है, आपसे जुड़ कर के ही खुशी होती है। इंसान पेट से नहीं जीता है, ब्रेन से भी जीता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर में और लिखना है कि पादप वर्ग इस जल का प्रयोग अपने पोषण के लिए नहीं करते हैं, ये सिर्फ बांधती है मृदा को। पादप वर्ग इस जल का प्रयोग अपने पोषण के लिए नहीं करती है। जैसे एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के किसी भाग में बहुत भीषण सूखा पड़ा हुआ है, तो महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र में मान लो कहीं पे भीषण अकाल पड़ा हुआ है, तो वहां पे जब मृदा सूखने लगती है तो ब्लॉक्स में टूट जाती है, बड़े बड़े खंड में वो टूटने लगती है। तो तुम उस खंड को उठा करके देखो, देयर इज स्टिल सम वाटर विच इज बाइंडिंग द एलिमेंट्स, जो कंपोजिशन, जो मृदा का जो पार्टिकल्स है उसको बांध रहा है। तो यही हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है। अति सूक्ष्म जल, अति सूक्ष्म जल है ये, विजिबल वाटर नहीं है, अदृश्य जल है मृदा का। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या हुआ? अदृश्य जल है। दूसरा होता है वैडोस वाटर। वैडोस वाटर वो होता है जो कि मृदा को जल संतृप्त करता है। लिखिए, जो मृदा को जल संतृप्त करता है, तो मृदा को जल संतृप्त करता है वो है वैडोस वाटर। आपका गमला है, गमला में आपने पानी डाला तो पानी नीचे से टपक नहीं रहा है, गमले से इतना पानी डाला कि वो पूरा जल संतृप्त हो गया है मृदा, तो उसी को हम लोग वैडोस वाटर कहते हैं। और तीसरा होता है कैपिलरी वाटर, यानी केशिका जल। वैडोस वाटर संतृप्त जल, कैपिलरी वाटर केशिका जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर ये होता है अति सूक्ष्म जल। अब जो कैपिलरी वाटर है, वो कैपिलरी वाटर में आपको लिखना है, लिखिए, वह जल जिसे वनस्पति अवशोषित करते हैं अपने जड़ों के द्वारा, जिसे वनस्पति अवशोषित करते हैं। अवशोषित करते हैं अपने जड़ों के द्वारा। यह कोलॉइडल सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन का हिंदी घोल, कोलॉइड घोल के रूप में प्राप्त होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त होता है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है कि जब जल में खनिज तत्व, न्यूट्रिएंट, ह्यूमस, मृतिका ये सब मिल जाए और मिल करके मिल्क जैसा, दूध जैसा एक प्रोडक्ट बनाए। दूध जैसा सफेद नहीं दिखेगा, वो मटमैला ही दिखेगा, लेकिन दूध जैसा एक प्रोडक्ट बनता है, उसी को हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं या कोलॉइड कहते हैं। तो कोलॉइड को ही पादप वर्ग पीता है और उसी कोलॉइड के कारण वनस्पति का ग्रोथ होता है। तो किसी भी मृदा में अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, सिर्फ पानी है, तो सर्वाइव नहीं करेगा। न्यूट्रिएंट्स बहुत आवश्यक है, मृदा का होना बहुत आवश्यक है। तुम अगर आरओ वाटर में चाहोगे कि आरओ वाटर में फिश रह ले या आरओ वाटर में शैवाल जन्म ले ले, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि आरओ वाटर आपको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, आपके पेट के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अहितकारी है। आरओ वाटर बिल्कुल मत पीजिए, बॉटल्ड वाटर बिल्कुल मत पीजिए। तो अब है कि भाई क्या पिए, तो कोई अच्छा सा इस तरह का या तो ब्रांडेड बोतल वाटर पियो जिसमें कि मिनरल रहता है, देख लो उस पे कि कैसे मिनरल है भी या नहीं है। या दूसरा आरओ ऐसा लगाएं जो कि सिर्फ जो मिनरल को भी ऐड करता हो या उसके अल्कलाइन कैरेक्टर को भी मेंटेन करता हो, ऐसा आरओ लेना चाहिए घर में। छोड़ो, तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन को मृदा ग्रहण करती है, इसीलिए वनस्पति ग्रहण करते हैं, इसीलिए वनस्पति का ग्रोथ होते रहता है। ओके, तो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है, वैडोस वाटर क्या है, कैपिलरी वाटर क्या है, इसको आप बहुत अच्छे से समझो। अब है हमारा वायु।
वायु में तो भाई नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, ऑक्सीजन रहता है, SO2 रहता है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट। इवन CO2 भी रहेगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है मृदा में। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑफ कोर्स रहेगा, हाइड्रोजन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, वो हाइड्रोजन तो बेसिक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन भी वहां पे मिलेगा। तो जो मृदा होती है उसमें बहुत ही आवश्यक है कि ऑक्सीजन रहे, और बहुत ही आवश्यक है कि नाइट्रोजन रहे, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन होना चाहिए मृदा में, है ना। तो नाइट्रोजनस एलिमेंट अगर मृदा में रहता है तो उसकी उत्पादकता बहुत अच्छी होती है। और ऑक्सीजन इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन के रहने पे जो माइक्रोब्स होते हैं, जो जीव होते हैं, जो रोडेंट्स होते हैं, वो मृदा के अंदर में एग्जिस्ट करते हैं, और मृदा के स्ट्रक्चर को, मृदा के गठन को, टेक्सचर को ये रोडेंट्स और ये जो मैंने जीव बताया उसको लगातार परिवर्तित करते रहते हैं, जो कि मृदा को बहुत ही डायनेमिक बनाती है, यानी मृदा परिवर्तनशील होती है। और मृदा अगर परिवर्तनशील नहीं होगी, स्टैटिक होगी, बिल्कुल स्थैतिक होगी, तो उस मृदा की उत्पादकता का निरंतर ह्रास होता चला जाता है, और मृदा एक समय के बाद वो एक नग्न भूमि बन सकती है, या फिर उसको आप कह लो बैरन लैंड बन सकता है, अनप्रोडक्टिव मृदा बन जाएगी। ये मैंने आपको समझाया कि मृदा का कॉम्पोजिशन क्या है। अब आपको समझाते हैं गठन क्या है। गठन को मैंने पिछले क्लास में बताया था, और गठन के लिए मैंने एक डायग्राम भी बनाया था, एक ट्रायंगुलेशन ग्राफ की मैंने रचना की थी, और ट्रायंगुलेशन ग्राफ में आपने नोट किया था इसको। तो आप देखो कि वैसे तो ये 3D बनता है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम इसको बहुत ही सरल कर देते हैं कि ये चुपचाप आप एग्जामिनेशन में इसको बना सको। ये क्या है? ये है सेंट्रोइड पोजीशन। आई क्या है हमारा? यहां पे हम ले लेते हैं x, y, z, और ये I है। तो I हमारा क्या है? ये हमारा है सेंट्रोइड पोजीशन। अब x पे हम मान लेते हैं कि यहां पर सैंड 100% हो जाता है, सैंड 100% है। z पे मान लेते हैं सिल्ट की मात्रा 100% हो जाती है, और y पे मान लेते हैं कि क्ले की मात्रा 100% हो जाएगी, और सैंड की मात्रा तो यहां 100% हो ही रही है x के ऊपर में। अब क्या है कि गठन को कैसे निर्धारित किया जाए, तो इसमें समझना है कि गठन का अर्थ क्या है, टेक्सचर का अर्थ क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि मृदा का संगठन क्या है, तो संगठन में तो आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जैविक, अजैविक वाला डिवीजन लिखोगे। और अगर आपसे पूछेगा कि टेक्सचर क्या है, गठन क्या है, तो गठन में हम लोग कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं, स्टूडेंट, संरचना क्या है, गठन क्या है, और स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, ये सब जो शब्द है ना उसमें फंस जाता है। इसलिए हम बहुत ही स्पष्टता से आपको पढ़ा रहे हैं, स्पष्टता से समझा रहे हैं कि आपको एक्चुअली क्या लिखना होगा, लेकिन उसके लिए आवश्यक है पहले समझना। तो गठन में बहुत ही सिंपल सा लाइन है कि मृदा के सैंड, सिल्ट और क्ले, यानी बालू, मृतिका, गाद, तीनों की जो आनुपातिक मात्रा होती है, जो प्रोपोर्शनल कॉम्पोजिशन है, उसी को हम लोग कहते हैं गठन। मृदा का टेक्सचर क्या है भाई? तो हम लोग बोलते हैं यार सैंडी है, अरे क्लेई है, अरे लोम है, ये गठन होता है। अब इसमें समझना है कि लोम क्या है। यदि तीनों की मात्रा, अगर तीनों की मात्रा, सैंड, सिल्ट और क्ले की मात्रा, मान लेते हैं ये है हमारा सैंड, सिल्ट, क्ले। सैंड भी दो तरह का होगा, एक होता है मोटा सैंड, कोर्स सैंड, दूसरा होता है फाइन सैंड, यानी महीन सैंड। और कोर्स सैंड हो जाएगा 2 mm का, 0.2 mm का होता है महीन सैंड।
सिल्ट होता है 0.02 mm का, फिर होता है 0.002 mm का, इस चार्ट को लिख लो, शायद पिछली बार भी मैंने दिया होगा। तो ये साइज होता है, साइज का अंतर होता है। अब देखना होता है कि मृदा में सैंड की मात्रा कितनी है, सिल्ट की मात्रा कितनी है। अब यहां दो इक्वेशन बना रहे हैं, ध्यान से देखो। मान लो कि सैंड की मात्रा भी 33% है, तीनों की मात्रा अगर लगभग एक ही बराबर है, तीनों अगर बराबर मात्रा में है, तो इसी को हम लोग कहते हैं लोम। ये कहलाएगा लोम। लोम मृदा क्या है? आपने पढ़ा होगा, बहुत बचपन से ही आपने पढ़ा होगा कि दोमट मृदा क्या है। लोम शब्द का हिंदी है दोमट। तो दोमट शब्द को आप देखो, लोम का हिंदी हो गया दोमट। दोमट मृदा क्या है? यानी दोमट मृदा वह मृदा है जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों की मात्रा आनुपातिक है, बराबर है। लेकिन जो सबसे उपजाऊ मृदा होती है वो क्या होती है, इसको भी समझना है कि सबसे उपजाऊ मृदा क्या होगी। तो सबसे उपजाऊ मृदा का मतलब होगा कि उसमें सैंड की मात्रा 40%, सिल्ट की मात्रा 30%, क्ले की मात्रा 30%। ये जब मृदा का कॉम्बिनेशन बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं सैंडी लोम। ये है सैंडी लोम, यानी बलुई दोमट। यानी बलुई दोमट दुनिया की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है, और यही मृदा आपके बिहार, ईस्टर्न यूपी और बंगाल और असम के क्षेत्र में फैली हुई है। सैंडी लोम है, और इस मृदा में भारत के पूरे जनसंख्या को सस्टेन करने का, पोषित करने की ताकत है। लेकिन चूंकि भारत का, बिहार का, विशेष करके ईस्टर्न यूपी में इतनी भयानक जनसंख्या बढ़ चुकी है, भयावह जनसंख्या जिसको आप कह सकते हो, बांग्लादेश से भी अधिक जनसंख्या घनत्व जहां का हो चुका है, वहां पे आप देखोगे तो उस लैंड का इतना छोटा छोटा डिवीजन हो गया है, और बहुत सारे गांव बस गए हैं अब, और हर गांव को सड़क से जोड़ना, और उसके कारण अब जो कल्टीवेबल लैंड है वो अपने आप में ख़त्म होते चला जा रहा है। लोग घर बनाते जा रहे हैं, तो कहीं मिट्टी काट रहे हैं, तो ईंट की भट्टियां लग रही है, तो धीरे धीरे करके वो सारा लैंड एक समय के बाद, जो उपजाऊ लैंड था भारत का, सबसे दुनिया का, विश्व का जो सबसे उपजाऊ लैंड था, उपजाऊ भूमि थी, वो धीरे धीरे करके इस क्षेत्र से अब खत्म हो जाएगी। खैर, क्या ही कर सकते हैं हम, राजनेताओं को सोचना है ये। लेकिन राजनेता इसलिए नहीं सोचेंगे क्योंकि कास्ट बेस्ड वोट बैंक पॉलिटिक्स है, रिलीजन बेस्ड वोट बैंक पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ। तो सब अच्छा है इस देश में। ओके, यहां देखो, तो ये सैंडी लोम के विषय में आपको जानना है कि सबसे अधिक उपजाऊ होता है। अब यहां आइए, इस ग्राफ पे आइए। तो अगर तीनों की मात्रा बराबर है, यानी आई जो सेंट्रॉइड पोजीशन है, तो आई क्या दिखा रहा है? आई दिखा रहा है लोम। अगर आई एक्स की ओर आप जाओगे तो क्या दिखाएगा? ये सैंडी लोम, क्योंकि उसमें सैंड की मात्रा बढ़ गई। तो इस सेक्टर में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सैंडी लोम। इधर आओगे तो क्या हो जाएगा? सिल्ट की मात्रा 100% बढ़ने लगी, तो ये हो जाता है सिल्टी लोम। यानी जो आई एक्स हो गया, अब ये आई जेड हो गया सिल्टी लोम, आई जेड हो गया सिल्टी लोम। और फिर आई वाई हो गया, आई वाई हो गया क्लेई लोम, क्लेई लोम।
समझ में आया? कितने लोगों को ये समझ में आ गया? टेक्सचर के विषय में ज्ञान हुआ? मुझे लिख करके बताओ। हम आपका SMS देखेंगे 1 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बैठने का मन कर रहा है, वीकनेस तो है ही। हर्षित, उमेंद्र सिंह, तुम्हारे राइट हैंड साइड में टच बटन होगा, उसको टच करो तो शायद। ये सब जो पूछ रहे हो ना, ऐप मोड पे रोटेट नहीं होता क्या? अरे क्या हो गया? साउंड तो ठीक है। लिख करके बताओ जल्दी से कि ये टेक्सचर वाला पार्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ओके ग्रेट। धर्मेंद्र, संदीप कुमार, उमरिंद्र सिंह। ओके, डायग्राम बना लिया। आई होप आप ये सब अच्छे से बना पा रहे हो। कुछ भी कहें लेकिन वीकनेस बना हुआ है, कोई नहीं। अब चलते हैं, आपको विशेषता में ले चलते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर में। स्ट्रक्चर पे व्याख्या, हालांकि स्ट्रक्चर मैंने समझाया था पिछले क्लास में, लेकिन फिर भी आप मृदा के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मृदा की संरचना का क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका? अब देखो, बहुत ही सामान्य ढंग से भी समझा जा सकता है, कोई आवश्यक नहीं है कि हर बार साइंस का ही प्रयोग किया जाए। वो जो आवश्यक समझने की बात है, ये ततैया कहाँ से आ गया है? कैमरे में भी तुम शायद देख पा रहे हो, ये ततैया खतरनाक रूप से घूमता हुआ मेरे चारों तरफ, और मुझे इसको हिट करना होगा। आई एम सॉरी बेबी, बट यू गॉट टू गो। एंड फाइनली मैंने लॉन टेनिस का अच्छा प्रयोग करते हुए इस ततैया को मार गिराया है। मैंने उसको इंजर्ड कर दिया है थोड़ा। सेल्फ डिफेंस में आई एक्टेड। संरचना क्या है? संरचना का अर्थ है कि मृदा सूखने के बाद पानी रहने पे नहीं, तो मृदा सूखने के बाद मृदा कौन सा शेप लेती है, किस ज्यामितीय आकृति को ग्रहण करती है, वह उस मृदा की संरचना कहलाती है। ओके, तो मृदा की संरचना का अर्थ होता है कि मृदा सूखने के बाद, जैसे मान लो कि एक तालाब है, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि मान लो एक तालाब है और तालाब का पानी सूख गया। गांव में आप देखते होंगे तालाब सूख गया, तो तालाब सूखने के बाद जो नीचे मृतिका का, जो फाइन पार्टिकल्स का, मृतिका का जो जमाव होता है, वो सूखने के बाद पपड़ी के रूप में टूटने लगता है ना। तो जो पपड़ी टूट रही है उसी को हम लोग कहते हैं प्लेटी स्ट्रक्चर। वही होता है प्लेटी स्ट्रक्चर, यानी पपड़ी नुमा संरचना। तो बहुत सारी मृदा पपड़ी नुमा संरचना की होती है अगर उसमें क्ले यानी मृतिका की मात्रा उच्च होगी। अगर उसमें मृतिका की मात्रा उच्च है तो उसकी संरचना क्ले होगी, उसकी संरचना प्लेटी होगी।
धर्मेंद्र गौतम, आपको मेरे ऐप पे आना होगा ऑप्शनल के लिए। पपड़ी नुमा संरचना होती है, वो क्ले कहलाता है। ओके, क्ले होता है उसमें। दूसरा होता है क्रम्बी। क्रम्बी का मतलब होता है कुरकुरी। क्रम्बी जिसमें ह्यूमस अधिक होगा, जिसमें ह्यूमस की मात्रा, ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा, डिकेड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा, जो बिल्कुल क्षयित और बिल्कुल ही डिकम्पोज्ड यानी क्या, विघटित जैविक पदार्थ हैं, उनकी मात्रा। तो उनकी मात्रा अगर अधिक होगी तो क्रम्बी होगी। और चूंकि देखो इसमें ह्यूमस है, तो जो भी मृदा क्रम्बी होगी वो मृदा उपजाऊ हो जाती है, वो अधिक उपजाऊ होती है। याद रखना इसको, क्रम्बी मृदा। तीसरा होता है ब्लॉकी मृदा। ब्लॉकी का मतलब होता है खंड, खंडित, खंडित संरचना वाली मृदा। खंडित मृदा जो होती है उसमें आयरन, Fe2O3 या FeO इस तरह का मात्रा ज्यादा होता है, यानी कुछ लौह कण की मात्रा ज्यादा होगी। इसीलिए लोहा के प्रेजेंस के कारण या धात्विक खनिजों के कारण वो मृदा जब सूखती है तो टूटती है बड़े बड़े ब्लॉक्स में, बड़ा बड़ा बोल्डर बन जाएगा। महाराष्ट्र का किसान उसी से एक दूसरे से फेंक करके लड़ाई कर लेता है, सर फोड़ देता है एक दूसरे का। देखा हुआ है मैंने ट्रैवल करते हुए शोलापुर के आसपास। फिर है चौथा सिंगल ग्रेन। बहुत सारा हो सकता है इसमें तो, लेकिन कुछ याद रखो। सिंगल ग्रेन यानी एकल कणीय, एकल कणीय संरचना। एकल कणीय संरचना का मतलब है कि इसमें सैंड की मात्रा अधिक होगी, सैंड अधिक होगा। एकल कणीय, जैसे राजस्थान की मृदा है, तो राजस्थान की मृदा को तुम अपने हाथ में लोगे, उसको लेकर के ऐसे क्रश करोगे तो एक एक दाना टूट करके नीचे गिरने लगता है, तो कहलाएगा सैंडी मृदा। और सैंडी मृदा का टेक्सचर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंगल ग्रेन, एकल कणीय होता है। एक और होता है प्रिज्मेटिक, पांचवा हो सकता है प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक मतलब छोटे छोटे इस तरह से टुकड़ों में मृदा का, जब मृदा सूखती है तो एकदम से छोटे छोटे टुकड़ों में कंकड़ीला जैसा दिखेगा, और सूखने के बाद वो प्रिज्मेटिक होती है। तो प्रिज्मेटिक की उत्पादकता होगी वो क्रम्बी से कम होती है, लेकिन बाकी 1, 3, 4 से अधिक होती है। प्रिज्मेटिक की जो उत्पादकता होगी वो 1, 3, 4 से अधिक होती है, लेकिन ह्यूमस वाली मृदा से, क्रम्बी मृदा से कम होती है। तो आपको याद रखना है, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया स्ट्रक्चर क्या है, टेक्सचर क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, मृदा की परिभाषा क्या है। अब मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। हिमांशु शेखर को बचपन याद आ गया। इंग्लिश मीडियम की क्लास बिल्कुल चल रही है। उन्नति वैष्णव, इवनिंग में इंग्लिश मीडियम की क्लास ली जाएगी। आकांक्षा भारद्वाज, हेलो सर। और एक्चुअली बैठने से मुझे लग रहा है कि आई एम रनिंग आउट ऑफ स्टीम एंड
लंबा सस्टेन नहीं कर पाएंगे क्लास को। कल क्लास कम से कम 1.5 घंटा लेंगे और इस तरह से आज मैंने कम से कम 50 मिनट प्रयास किया, 5 मिनट पहले से एफर्ट ले रहे थे, तो आपको एक्सप्लेन किया। कम से कम आप एक रिदम में आ रहे हो, कम से कम आप कुछ शुरू कर रहे हो, आपका ब्रेन फिर से ज्योग्राफी के लिए ओपन हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है और आशा है कि आप आगे भी मेरा सहयोग करोगे और until I gain my complete health, regain my energy, my momentum, मुझे थोड़ा आपसे सपोर्ट चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, कल ज़्यादा लंबा क्लास लेंगे।